करेंगे बीए प्रोग्राम की डिसिप्लिन हिंदी। हिंदी में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सेकंड सेमेस्टर की हिंदी है, मध्यकाल और आधुनिक काल की कविताएं, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आज हम बात करेंगे यूनिट 3 का। जो हमारा तीसरी यूनिट है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा रईसों के सपूत, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो DU रेगुलर, SOL के स्टूडेंट और NC वेब के स्टूडेंट तीनों जगह काम आने वाली है, क्योंकि सिलेबस जो है आपका सेम है। एक बार सिलेबस को देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए, इसमें हम मध्यकाल और आधुनिक काल, आपका सिलेबस जो है वो मध्यकाल और आधुनिक काल का है। तो अब हम आ चुके हैं यानी यूनिट 3 से आधुनिक काल पे। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो इसको हम ये आपका मध्यकाल में ये वाला भक्ति काल था जिसमें हमने पढ़ लिया है, और ये वाला आपका रीति काल था। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल को हम कई हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं अपने आसानी के लिए। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो उसको हमने बांट रखा है, काल विभाजन कर रखा है। जैसे कि आधुनिक काल में कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो याद रखने के लिए। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद फिर हम पढ़ते हैं छायावादी युग। इसके बाद छायावादी के बाद फिर प्रगतिवादी हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रयोगवादी हो जाएगा, नई कविता या नवकाव्य के नाम से पढ़ते हैं, उत्तर आधुनिक युग, इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा पढ़ना होता है। तो इसमें जो ये आपका मैथिली शरण गुप्त है, ये कौन से युग से हैं, तो ये द्विवेदी युग से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में समझते हैं, डीप बिल्कुल समझते हैं अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की। तो ये राष्ट्र कवि हैं, और जिनके नाम के आगे राष्ट्र कवि लग जाए तो समझ जाना कि वो बहुत ही अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाकार रहे होंगे। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं। तो चलिए इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो ये जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है, ये आधुनिक काल के जो द्विवेदी युग है, इसके महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है। इन्होंने अपने देश काल के प्रत्येक विचारधारा, जो इनके समय में जो प्रत्येक विचारधारा, संस्कृति, साहित्यिक चेतनाएं थी, उन सब का समन्वय करके अपना काव्य रचना करी थी, अपनी कविताएं वगैरह लिखी थी। जो गुप्त जी हैं, इन्होंने अपनी प्रेरणा से जन जीवन में प्राण फूंक कर युग को अमर संदेश दिया। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आपको दुख तकलीफ तो दिखेगी, प्लस में आपको कई जगह पे इनकी जो राष्ट्रवादी कविताएं हैं वो, क्योंकि जिस समय में ये थे, आपको पता है कि उस समय में अंग्रेजों का शासन था। ऐसे में इन्होंने क्या करा, राष्ट्रवादी विचारधारा को रखते हुए कुछ ऐसी ही देश प्रेम पे आधारित कविताएं भी लिखी है, जिन्होंने जो जनजीवन था उसमें प्राण फूंक दिया था। जो गुप्त जी हैं, इनका जन्म की बात करें तो 1886 में चिरगांव, यानी कि जो झांसी है, यहाँ पे एक वैश्य परिवार में हुआ था। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो SOL की किताब है वहाँ पे ये डेट अलग दे रखी है, तो वहाँ पे गलत डेट दे रखी है, आपकी बुक में गलत है, ध्यान रखें। NCERT वाली डेट को आपको मानना है, ये 1886 ये सही है इनकी, तो यही आपको याद रखना है। और इनके पिता जो थे वो, उनका नाम था सेठ रामचरण, जो कि सीता के उपासक थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने पुत्र का नाम क्या रखा था, मिथिला गिप नंदी शरण, जो कि बाद में थोड़ा शॉर्ट करके क्या रख दिया गया, मैथिली शरण, इसको शॉर्ट करके माना जा सकता है। ठीक है, वे काव्य प्रेमी थे और कनकलता नाम से क्या करते थे, कविताएं किया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण है, ये बातें इनके बारे में थी, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं, शुरू में क्या था कि जो मैथिली शरण गुप्त थे, इन्होंने ऋषिकेश और रसिकेंद्र नामक जो पत्रिका थी, ठीक है, एक मैगजीन होती थी ऋषिकेश नाम की, उसमें ये लिखा करते थे। और कौन सी भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो आपको ब्रज भाषा में मिलेंगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आगे बात करते हैं कि इनकी आरंभिक कविताएं जो हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्यपारक में प्रकाशित हुई। इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो है इसी पत्रिका से हुई थी, और धीरे धीरे जब इनका परिचय होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे इनका परिचय होता है। तो देखिए, अभी तक ये कौन सी भाषा में लिख रहे थे, ब्रज भाषा में। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि शुरू में ये ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन इनकी मुलाकात होती है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। फिर ये इनको प्रेरित करते हैं खड़ी बोली में लिखने के लिए। ठीक है, खड़ी बोली में लिखने के लिए। तो ये उनकी बातों को मानते हैं, उनसे प्रोत्साहित होते हैं, और फिर आगे का जो काव्य रचना है, इनका जो साहित्य है, जो भी इनकी रचनाएं हैं, वो आपको खड़ी बोली में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है।
इसके बाद क्या है कि नवोदित कवि, नवोदित कवि का मतलब है नव उदित कवि, क्योंकि ये नए नए उदित हुए थे उस समय में, तो इनको सरस्वती पत्रिका में स्थान मिलने लगा। यानी सरस्वती पत्रिका ये वही है जिसमें द्विवेदी जी लिखा करते थे, ठीक है। तो ये जो सरस्वती पत्रिका में भी इनके जो लेख हैं उनको स्थान मिलने लगा, यानी कि महत्वपूर्ण होते जा रहे थे ये। और इनके काव्य प्रतिभा के विकास में, इनकी जो काव्य प्रतिभा थी उसके विकास में द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इनको आगे बढ़ाने में द्विवेदी जी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने ही इनको कहा था कि ब्रज भाषा से आप बढ़ो और खड़ी बोली की तरफ आओ, ठीक है। इनसे समय समय पर मिलने वाले प्रोत्साहन से जो गुप्त जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी काव्य कला जो थी उसमें निखार आता गया। और साकेत, इन्होंने महाकाव्य की रचना की है, ठीक है, महाकाव्य साकेत, साकेत की रचना की, उनकी प्रेरणा भी इनको इन्हीं से मिली है। और साकेत में इन्होंने क्या लिखा है, उर्मिला के बारे में। अब देखिए ये साकेत जो महाकाव्य है इसमें क्या है, तो इन्होंने इसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से जब वनवास, भगवान जो राम थे, ठीक है, माता सीता के साथ और लक्ष्मण ये जाते हैं वनवास में, तो उस समय का, उससे पहले का अयोध्या का चित्रण, उसके बाद वनवास जाने का चित्रण, और वनवास जाने के बाद जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, ठीक है, वो तो वहीं रह जाती है, क्योंकि पता आपको राम की जो पत्नी थी सीता वो तो भगवान राम के साथ चली जाती हैं, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी पत्नी जो थी उर्मिला वो रह जाती है अयोध्या में, वहीं पे रह जाती है, ठीक है। तो अयोध्या में जो उनकी पत्नी उर्मिला रह जाती है, तो उनके वियोग के बारे में बताया। देखो ये जो कैरेक्टर है उर्मिला, ये आपको हमेशा देखेगा कि इसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। उर्मिला के बारे में आपको बस इतना ही पता होगा कि लक्ष्मण की पत्नी थी, बस इतना, इससे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इनके बारे में, इनको केंद्र बनाकर, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब लीड रोल जो है वो उर्मिला का है, इनको केंद्र बनाकर साकेत की रचना की है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसमें उन्होंने उनकी विरह की बातें की गई है कि जैसे 14 वर्ष के वनवास में इन्होंने कैसे दुख में अपने वो 14 वर्ष वहां पे काटे हैं। बेशक से वहां पे उन्हें सुख सुविधाएं रही हैं, ठीक है, जहाँ पे वो महल में थी, लेकिन फिर भी विरह की अग्नि में वो जल रही थी। ये सारी बातें आपको साकेत के अंदर मिलती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, धीरे धीरे जो गुप्त जी थे, ठीक है, इनके कार्य करने की, इनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता पैदा होने लगी। इन्होंने खुद ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी भाषाओं का अध्ययन किया। समाज और राष्ट्र ने भी इनकी साहित्य साधना का खूब सत्कार दिया, क्योंकि इनको बहुत सम्मान मिला था, बहुत आदर मिला था। अब वो हिंदी जगत में दद्दा के नाम से पुकारे जाने लगे, क्योंकि काफी प्रौढ़ लेखक थे, बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में बहुत अच्छा लिखते थे। सादा जीवन और उच्च विचार ये इन्होंने पाले हुए थे, ठीक है, ये चीजें ये अपना चुके थे, और इनके लेखन में भी इनको ये चीजें दिखती है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने, आर्य संस्कृति का उत्थान करने तथा प्राचीनता और नवीनता का समन्वय करने का महान काम इन्होंने किया था। इसलिए राष्ट्र ने इनको राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया, बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस आप कह सकते हो। सन 1937 में इनको साकेत महाकाव्य लिखने पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इनको क्या मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक इनाम मिला, ठीक है। सन 1946 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने गुप्त जी को साहित्य वाचस्पति जो होता है उससे विभूषित किया। सन 1948 में बात करें तो यह आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि दी, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और सन 1952 से लेकर 1964 तक ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे हैं, ठीक है, मनोनीत सदस्य रहे हैं। और 12 दिसंबर को बात करें 1964 में, तो इनकी जो झांसी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक की सारी बातें आपको बता दी है, इनका साहित्य परिचय हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कितने महान कवि रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो अब यहाँ पे रचनाओं पे बहुत ध्यान देना है कि देखो महाकाव्य की बात करते हैं तो साकेत इनका महाकाव्य है, जय भारत जो है इनका महाकाव्य है। अगर इनके खंड काव्य की बात करें तो इन्होंने रंग में भंग लिखा है, जयद्रथ वध जो है ये लिखा है, शकुंतला लिखा है, अनग, पंचवटी, सैरंदी, वन वैभव, व्यक्त संकार, गुरुकुल, सिद्धराज, द्वापर, नहुस, काबा और करबला, ये काबा है, ठीक है, काबा और करबला, प्रदक्षिणा, हिडिंबा, युद्ध
युद्ध, विष्णुप्रिय, रत्नावली, ये सब इनके खंड काव्य हो जाते हैं। अगर इनके मुक्तक काव्य की बोले, मुक्तक का मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र होते हैं अपने अर्थ में, तो इसमें आ जाता है इनका प्रथम प्रबंध, भारत भारती, पत्रावली, वैतालिक, किसान, स्वदेश संगीत, हिंदू, शक्ति, विकट भट्ट, झंकार, मंगल घट, विश्व वेदना, अंजलि, अजीत, यशोधरा, कुणाल गीत, अर्जन, विसर्जन, भूमि त्याग, राजा प्रजा, उच्छ्वास, काव्यश्री, ये सब इनके मुक्तक काव्य हैं। निबंध भी इन्होंने लिखे, तो निबंध में देखें तो देशी शक्कर क्यों खानी चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। हिंदी कविता किस ढंग की हो, काव्य पद्माकर की समालोचना लिख रखी है। मेरे कवि का आत्मदान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने इस तरीके के निबंध भी लिख रखे हैं। संस्मरण की बात करें तो गणेश जी, आचार्य देव प्रसाद जी, वृंदावन, अनुज, ये सब इनके संस्करण है। इन्होंने अनुवाद भी किया है। अनुवाद में विरहणी हो जाएगा, मेघनाथ हो जाएगा, प्लासी का युद्ध हो जाएगा, स्वपनवास दत्तता हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इनकी रचनाएं जो है कई हिस्सों में बांट कर देखी जाती है। तो इसमें सबसे बात करें, अगर आपको इतनी सारी रचनाएं याद नहीं करनी तो आप मेन याद करो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। साकेत आपको पता होनी चाहिए और जय भारत। इसके बाद ये जयद्रथ वध हो जाएगा, शकुंतला हो जाएगा, ठीक है, और गुरुकुल हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा, अंजलि, यशोधरा। तो ये कुछ इनकी राजा और प्रजा, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये 4-5 रचनाएं आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इनकी जो रचना है उसकी विशेषता क्या है। विशेषता पे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि पेपर में पूछते हैं। तो गुप्त जी का जो काव्य भंडार था वो बहुत ही विपुल था। यानी कि इन्होंने मतलब ज्यादातर कवि क्या होते हैं वो एक ही लय में लिखते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था घनानंद के बारे में, तो आप देखते हो कि वो प्रेम के श्रृंगार रस की चीजें लिखते थे, ठीक है। और उनके जो लेखन था, जो उनकी रचनाएं थी, उसमें विरह दिखता था। लेकिन इनके में ऐसा नहीं है। इन्होंने केवल एक चीज को टारगेट करके नहीं लिखा। इन्होंने बहुत विविधता है प्रेम के बारे में। इनके में मतलब इनके साहित्य में आपको प्रेम रस, श्रृंगार रस भी दिखता है, रौद्र रस भी दिखेगा, वीर रस भी दिखेगा, सभी रसों का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं जो है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी। किसानों के बारे में लिख रखा है, ठीक है, धार्मिक लिख रखा है, ऐतिहासिक लिख रखा है, उस समय जो रीति रिवाज थे उसके बारे में लिख रखा है, जो रीति रिवाज में जो कमियां थी उसके बारे में लिख रखा है, समसामयिक जो भी घटनाएं थी उसके बारे में लिख रखा है। तो बहुत ही मतलब विविधता है, बहुत ही वैरायटी है इनके लेखन में, ठीक है। तो इनके साहित्य में अगर बात करें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का एक बहुत बड़ा समय जो है वो इन्होंने समेट लिया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की चीजें इन्होंने लिख रखी है। इनकी कुछ रचना पुराणों की विषय सामग्री से संबंधित है, जैसे कि साकेत हो गया, ठीक है, द्वापर हो जाएगा, नहुस हो जाएगा, जय भारत, शकुंतला, पंचवटी, हिडिंबा, ये इसमें कहीं ना कहीं पुराणों से संबंधित आपको चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें यशोधरा, तो देखो यशोधरा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जब भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था तो उसके बाद यशोधरा जो थी वो उनका क्या हाल था, वियोग वर्णन, ये सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है। गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में जो सिख धर्म के जो गुरु होते हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। काबा और करबला की बात करें तो जो इस्लाम मजहब है उसमें जो हसन और हुसैन है इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो वैरायटी बहुत ज्यादा है। धर्म में भी इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, गुरुकुल के बारे में, ठीक है, यानी जो सिख धर्म है उनके बारे में काफी विस्तार से इन्होंने लिख रखा है। अब बात करते हैं इनकी कुछ ऐतिहासिक वर्णन की, ऐसी रचनाएं जो ऐतिहासिक है, ठीक है, इतिहास की चीजें जिसमें मिले, तो सिद्धराज हो जाएगी, रंग में भंग, यशोधरा, कुणाल गीत, ये हो जाएंगी। समसामयिक जो उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की जो घटनाएं थी उससे संबंधित इन्होंने भारत भारती लिख रखा है, किसान लिखा है, अर्ध लिखा है, स्वदेश प्रेम जो है ये लिखा है। ये सब उस समय की घटनाओं और उस समय जो समस्याएं थी उसको लेकर लिखा है। तो हर तरह की इन्होंने रचनाएं करी है। अब बात करते हैं रसों की, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हर तरह के रस मिलते हैं, ठीक है। तो रसों की अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो इनका जो काव्य है उसमें आपको सभी प्रकार के रस मिलेंगे। जैसे कि श्रृंगार रस की बात करें जिसमें प्रेम होता है, जिसमें वियोग और संयोग होता है, तो उससे संबंधित साकेत हो गई, नहुस हो गई, पंचवटी हो गई, सिद्धराज, यशोधरा, इसमें वियोग वर्णन दिखेगा, संयोग दिखेगा, मिलन दिखेगा, प्रेम भावना दिखेगी, ठीक है, दुख तकलीफ दिखेगी। तो ये श्रृंगार रस से संबंधित। करुण रस की बात करें तो कुणाल गीत हो गया, काबा करबला हो गया, किसान हो गया, ये करुण रस से संबंधित है। भयानक रस जो डरा दे, तो इसमें जय भारत जो इनकी रचना है वो हो जाएगा। शांत रस की बात करें तो झंकार इन्होंने लिख रखी है, उसमें शांत रस दिखता है। अद्भुत रस की बात करें तो शक्ति जो लिखी है उसमें। हास्य रस की बात करें तो सिद्धराज पंचवटी लिखी है। रौद्र और वीर रस की बात करें तो जयद्रथ व्रत में मिलती है। तो हर तरह के रस मिलते हैं। अब रस से क्या मतलब है,
हो सकता है आपको रस ही ना पता हो, तो रस के लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, रस, उसमें रस के प्रकार आपको मिल जाएंगे, कौन से रस से क्या बातें आती हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सर्च कर लेना, हो सकता है हमने भी शायद 1-2 साल पहले रस के ऊपर वीडियो बना रखी है, अलंकारों के ऊपर तो बना रखी है, रस के ऊपर भी शायद बनाई हो। अब बात करते हैं आगे। गुप्त जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत जो करी थी, शुरुआत में किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये मिलते हैं तो वो उनको प्रोत्साहित करते हैं खड़ी बोली में लिखने के लिए, तो ये खड़ी बोली जो थी उसको अपना लेते हैं। इनकी जो भाषा है उसके दो मुख्य गुण हैं, सरलता, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सरलता, और जो प्रसंग है उसके अनुकूल, जैसा प्रसंग है उसके अनुकूल इन्होंने लिखा हुआ है। विषय के अनुरूप इनकी जो भाषा है वो सरल भी हो जाती है, और कई जगह पे विषय के अनुकूल वो गंभीर भी हो जाती है। ये इनकी विशेषता है लिखने की। ठीक है, इनकी भाषा की बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शुद्ध भाषा है बिल्कुल, और इनकी भाषा में संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव शब्द जो है वो लिए गए। तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, ठीक है, तो तत्सम में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, तत्सम यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तत्सम शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो मूल शब्द यानी जिसको हम ओरिजिनल शब्द कहते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द है और उसको उसी तरीके ज्यों के त्यों सेम टू सेम संस्कृत के शब्द हम आज भी यूज करें तो वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि संस्कृत के शब्दों में धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलाव आ गया, और जब वो संस्कृत के शब्द अगर बदल गए तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कर्ण बोला जाता था पहले, कर्ण आज के समय में क्या बोला जाता है, कान बोला जाता है। जैसे कि कपूर जो आज के टाइम पे हम पूजा के लिए यूज करते हैं ना, उसको पहले उसको संस्कृत में कर्पूर बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हम उसको कपूर बोल देते हैं सीधा। तो जो शब्दों में परिवर्तन आया है, तो इस तरीके से तत्सम है ये शब्द और ये तद्भव है। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द भी यूज किए हैं और तद्भव शब्द जो है वो भी यूज किया है। और यहाँ तक कि इन्होंने अरबी भाषा, फारसी भाषा, विदेशी भाषा के जो शब्द है उसको भी प्रयोग में ले रखा है, जाने अनजाने कई जगह पे प्रयोग में है। देशज, जो देशी भाषा के शब्द है वो भी इन्होंने ले रखे हैं। शब्द प्रयोग की दृष्टि से इनकी भाषा देखें तो बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि इनका जो शब्द भंडार था वो बहुत ही विकसित था। मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका भी इनको इनकी रचनाओं में आपको प्रयोग दिखेगा। तो इसीलिए डॉक्टर जो नागेंद्र हैं, जो कि एक डॉक्टर नागेंद्र जो है ये आलोचक हैं, तो इन्होंने क्या बोला इनके बारे में समझते हैं। देखो, नागेंद्र कहते हैं कि इनकी भाषा निरंतर विकासशील रही है। वास्तव में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के विकास का भी विभिन्न सोपानों में चिन्हित पूरा इतिहास मैथिली शरण गुप्त के काव्य को एकत्र मिलता है। इनकी भाषा विकासशील रही है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इनकी भाषा में आपको परिवर्तन दिखेगा समय के साथ। जैसे पहले ये किस में लिखते थे, पहले ये ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में किस में लिखने लगे, ये खड़ी बोली में लिखने लगे। ठीक है, तो यानी कि विकसित होने लगी। फिर उसके बाद इन्होंने विदेशी शब्द भी ले रखे हैं, देशज भी ले रखे हैं, तत्सम भी ले रखे हैं, तद्भव भी ले रखे हैं, हर तरह के शब्द ले रखे हैं। तो इसलिए इनकी भाषा जो है वो विकासशील कही है। अब बात करते हैं कि प्रतिपाद्य। अब देखिए, इन्होंने ये जो रचना है रईसों के सपूत, तो इसका क्या प्रतिपाद्य है, इसके जरिए ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है, इससे इनको विभूषित किया है। इन्होंने राष्ट्र प्रेम की बहुत सारी कविताएं लिखी है। इसमें भारत के गौरवशाली जो अतीत है, जो इतिहास है, उसका इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। साथ ही वर्तमान समय की जो विसंगतियां थी उस समय में, उसका भी इन्होंने वर्णन किया कि क्या क्या कमियां आ गई हैं। कवि का मानना है कि जो रईसों के घर में, देखो अब यहाँ पे इन्होंने व्यंग किया है, समझिए। ये कहते हैं कि रईसों के घर में केवल सपूत ही पैदा होते हैं। सपूत किसे बोलते हैं, अच्छे बच्चे को। जो अच्छा बच्चा हो, संस्कारी बच्चा हो, उसे सपूत कहते हैं। लेकिन जो बेकार हो, नालायक हो, उसको कपूत कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि रईसों के घर में यानी अमीरों के घर में केवल सपूत पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी संतानों में दोष निकालने का कोई साहस कर ही नहीं सकता, कोई कमी बता ही नहीं सकता। ऐसे तो कवि ने क्या करा, बिगड़ैल और नालायक संतान को भी सपूत कहकर बुलाया। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये उस पर व्यंग कर रहे हैं, यानी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो करारा व्यंग कर रहे हैं। कविता में गुप्त जी जो है वो गुस्सा व्यक्त करते हैं, अपना गुस्सा रईसों के औलादों के प्रति। कहते हैं कि ऐसी कपूत संतान के होने से तो दंपत्ति निसंतान होना ज्यादा बेहतर है, यानी ऐसे बेकार संतानें होने से ज्यादा अच्छा है कि उसका बच्चा ही ना हो कोई। ये कहते हैं कि वह पुत्र जो कुल में दोष लगा दे वो कुल नाशक कहलाता है। फिर भी ऐसे बिगड़ैल सपूतों और उनके घेरे में रहने वाले मित्र विदूषकों की कथा को याद करते हुए कवि जो है वो रोष से भर जाता है, यानी गुस्से से भर जाता है। सपूतों के बाल्यकाल का वर्णन करते हैं हुए कहते हैं कि जो ये इनके अमीरों के जो बच्चे होते हैं,
इन्हें कहते हैं कि पूंजीपतियों की जो संतानें हैं ये सामान्य बालकों सा जीवन व्यतीत नहीं करती, बल्कि इनको ज़्यादा लाड़ दुलार प्यार ज़्यादा इनको मिलता है। और पूरा दिन तो ये गोद में बिताते हैं, कोई ना कोई इनको टांग के रखता है, गोद में लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा होता है, सामान्य जो बालक होते हैं उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, उनको इतना ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा गोद में लेके लोग नहीं घूमते। लेकिन अमीरों के बच्चों को घुमाते हैं। इसके बाद क्या है कि जब इनको ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा प्रेम मिलता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, ये उद्दंडा बढ़ जाती है इनकी, यानी ये और ज़्यादा क्या होते हैं, समय के साथ बिगड़ने लग जाते हैं। धनपतियों के यहाँ शिक्षा की भी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि देखो पैसे वाले लोग हैं, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो नौकरी पेशा जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनकी तरह व्यतीत नहीं होता। ये बिजनेस वाले लोग होते हैं, ठीक है। जो हमारी तरह नौकरी वाले सामान्य लोग हैं इनकी तरह नहीं होते, बल्कि ये बिजनेस वाले लोग होते हैं, इनके पास बहुत पैसे होते हैं। परिवार का बड़ा व्यवसाय जो होता है इनका, यही इनका भविष्य होता है। कि जैसे उद्योगपति का बेटा है तो उनके लिए ये तय हो जाता है कि आगे चल के तुम्हें हमारा बिजनेस संभालना है, उसको बढ़ाना है। पहले से इनके सामने ये ऑप्शन हो जाता है और इनको वो सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है। कवि यहाँ उद्योगपतियों की शिक्षा के प्रति मानसिकता को भी उजागर करते हैं और साथ ही सामाजिक वास्तविकता से भी प्रकट करते हैं। कहते हैं कि धन के साथ आदर जुड़ा हुआ है, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है उसे उतना ही सम्मान मिलता है। ये बात सही भी है, पैसे वाले जो जितने ज्यादा है उनको सम्मान भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही मिलता है। इसलिए रईसों के सपूत अपना बाकी समय जो है वो किस में बिताते हैं, तीतर बटेर को लड़वाने में, बंदूक के दम पे, मतलब जो बेचारे जानवर होते हैं उनको आखेट करना यानी उनका शिकार करने में अपना समय लगाते हैं। अपराध करना इनके लिए सामान्य बात है, क्योंकि इन्हें कोई डर नहीं होता है। यहाँ तक कि यौवन के नशे में, जब ये जवानी में होते हैं, जवान होते हैं, उस समय ये सुरा सुंदरी, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि ये शराब में और वेश्याओं के चक्कर में भी डूबे रहते हैं। इसको ये बेहतर मानते हैं। इसके लिए पसीने की तरह लहू बहाने से भी ये पीछे नहीं हटते, खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते। गुप्त जी की तत्सम प्रधान शब्दावली में रईसों की जीवन शैली का सुंदर चित्रण इन्होंने कराए। भाषा में प्रवाह आपको देखने को मिलेगा जो शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, और लय मिलेगी आपको इनके रचना में, ठीक है। तो ये तो थी इनकी प्रतिपाद्य। अब बात कर लेते हैं व्याख्या की। तो व्याख्या, सबसे पहली वाली व्याख्या करते हैं, इसमें कहते हैं, जब याद आती है बड़ों की डैश डैश डैश, इसके बाद चाहे कुल छत्र छय हरे। अब यहाँ पे देखो ये जो रचना है ये किसकी रचना है, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, मैथिली शरण की रचना है। और ये कहाँ से ली गई है, तो भारत भारती का जो खंड है जिसके अंतर्गत रईसों के सपूत शीर्षक से इन्होंने कविता लिख रखी है उसमें से ली गई है। क्या बताया जा रहा है इसमें, तो इसमें बताया जा रहा है कि कवि ने उद्योगपतियों की जो बच्चे जो होते हैं उनके भोग विलास में डूबे नालायक जो पुत्र होते हैं उनको सपूत कहकर उन पे व्यंग किया है। और उन बताया कि ये जो ऐशो आराम वाला जीवन ये बिताते हैं, ये कहीं ना कहीं उस समय के जो सामंत थे, जो सामंत लोग अमीर लोग होते थे उन पे सटीक बैठता था, ठीक है। गुप्त जी की कविता की विशेषता है कि इतना लंबा दौर बीत जाने पर भी ये आज के समय में भी बिल्कुल ज्यों की त्यों लगती है। आज के समय में भी जो अमीर है, पूंजीपति है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी यही चीजें हैं जो इनकी कविता में बताई गई है। तो अब बात कर लेते हैं व्याख्या की। तो देखिए, गुप्त कहते हैं कि रईसों एवं उनके सपूतों के कारनामों को याद करते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि बिगड़ैल राजकुमार और सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग के माने जाने वाले उद्योगपतियों की सपूतों की कहानी और उनके जीवन जो शैली है उसको स्मरण कर रहे हैं। और कहते हैं कि इन सपूतों के आसपास हमेशा मित्र रहते हैं, साथी रहते हैं, विदूषक रहते हैं, दूत रहते हैं, नौकर रहते हैं, ये हमेशा घेरे रहते हैं, ठीक है। ये कभी भी कहीं अकेले नहीं जाते हैं, मित्र मंडली वगैरह इनके साथ रहती है। कवि ने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हुए बहुत ही गुस्से में, बहुत ही दुख से कहा है कि हे ईश्वर, कभी किसी के घर में ऐसी संतान ना देना, भले ही कुल का नाश क्यों ना हो जाए। ऐसी मान्यता है कि पुत्र जो होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो ऐसी संतानें हैं वो कहीं ना कहीं कुल का नाश करती है, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए संतान में सभी पति पत्नी पुत्र की कामना करते हैं, किंतु कवि का मानना है कि ऐसा पुत्र जो है वो वंश का नाम मिट्टी में मिला देता है। ऐसे संतान होने से निसंतान होना ज्यादा बेहतर है। तो ये पहली व्याख्या थी। अब इसमें क्या विशेष है ये समझिए। तो देखिए, इसमें विशेष ये है कि कवि के अनुसार मनुष्य के पास संपत्ति आते ही मित्रजन भी साथ आ जाते हैं। ये बात सही है, जैसे जैसा पैसा लोगों के पास बढ़ेगा तो लोग वैल्यू करना बढ़ा देंगे, ठीक है। कवि की दृष्टि में कुल नाशक पुत्र होने से निसंतान होना ज्यादा बेहतर है, ये कहा जा रहा है। सपूत कहकर कवि ने क्या करा है, जो बिगड़ैल संतान है उन पे व्यंग किया है। कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, प्रतीक के रूप में जो बेकार बच्चे उनको सपूत कह रहे हैं। ये भाषा जो है वो सहज है, स्वाभाविक है और बहुत ही प्रवाहमयी है, लयात्मकता मिलती है।
संगीतात्मक का समावेश इसमें है। अब बात करते हैं व्याख्या नंबर 2। ठीक है, व्याख्या नंबर 2, ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि कौन है रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त हैं। क्या बातें चल रही है, तो इसमें रईसों के सपूत कविता में वर्तमान समय में जो पूंजीपति, आज के समय के जो पूंजीपति हैं, उनके पुत्र किस प्रकार बचपन से ही सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन जीते हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि मानते हैं कि बालकों का बचपन आनंद और विनोद के साथ हंसते खेलते बीतता है, लेकिन जो पूंजीपति के बालक होते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि उनके पास माता पिता के अतिरिक्त नौकर चाकरों की भरमार ज्यादा होती है। वे कभी पैर भी धरती पर नहीं रखते, वे सदा गोद में ही सोते हैं एवं जागते हैं। इस तरह प्यार और दुलार में जब वे सपूत थोड़े बड़े होते हैं तो शरारतें और उद्दंडा जो होती है उनकी बढ़ जाती है। भाव यह है कि रईसों की संतानों को डांटने और डपटने का साहस जो होता है वो कोई नहीं कर पाता। अब नौकर थोड़ी डांट देगा बच्चे को, समझ रहे हो ना, नौकरों के पास रहते हैं, जिसका बच्चा संभालने के स्थान पर और अधिक जो बच्चा है संभलने के स्थान पे ज्यादा बिगड़ने लग जाता है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि बालक घर में उत्पात मचाने के साथ साथ बाहर भी शैतानी और गलत व्यवहार करता है, और बाहर गलत करता है तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए दोषी हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसका क्या विशेष है। तो लयात्मक तुकांत ये हर जगह मिलेगा। गेयता और संगीत का गुण जो विद्यमान है ये आप बता सकते हो। भाषा जो है प्रतीकात्मक है और प्रवाहमयी है, ये बता सकते हो। कवि ने क्या करा है, सामान्य बालक और रईसों के सपूत में अंतर किया है। सपूत कहकर कवि ने बिगड़ैल संतानों पे व्यंग किया है। तीसरा देखो, ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें क्या बात चल रही है कि रईसों के सपूत जो हैं उन्होंने माता पिता के द्वारा संतान का जो लालन पालन होता है वो कैसे होता है इसका वर्णन किया है। जो अमीर आदमी होते हैं उनकी शिक्षा के प्रति कैसी मानसिकता होती है इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, और ये कहते हैं कि शिक्षा के प्रति मानसिकता बहुत अच्छी नहीं होती इनकी। क्यों? क्योंकि संतान को व्यवसाय ही करना होता है, क्योंकि पहले से फिक्स होता है कि हम पूंजीपति है तो वो अपने बच्चे को अपने बिजनेस में लगा देगा। तो ये चीजें, नौकरी वगैरह नहीं करवाना चाहते वो अपने बच्चों से। अब बात करते हैं व्याख्या की। गुप्त कहते हैं कि बिगड़ैल संतानों को सुधारने का पिता यदि प्रयास भी करे तो माता जो है वो सदैव उनकी रक्षा करती है। यहाँ कवि सपूतों की शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि यदि घर का स्वामी अपने सपूतों की शिक्षा पर जोर दे अथवा उन्हें डांट डपट कर पढ़ने के लिए जबरदस्ती करे तो घर की स्वामिनी जो होती है वो ज्यादा लाड़ प्यार दिखाती है और पिता को ही चुप कर देती है कि छोटे बच्चे की शिक्षा पे ज्यादा बल ना दिया जाए। कौन सा इसको नौकरी करनी है, बड़े होके इसको व्यवसाय ही तो संभालना है, वह तो कोई अनपढ़ भी कर सकता है। ठीक है, भाव इस तरीके की बातें ये करते हैं। कवि जो है वो पीड़ित होते हुए शिक्षा को व्यर्थ बताते हैं कि शिक्षा का पर्याय और प्रयोजन केवल नौकरी प्राप्त करना मात्र रह गया है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। यही चीज आपको कवि बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें विशेष है, तो ये लाइन आपको बता दिया, ये सब जगह सेम रहेगी। ये 3 लाइनें हर जगह आपको चिपका देनी है, याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो उद्योगपतियों की मानसिकता बता रहे हैं। ठीक है, ये बताए जा रहे हैं कि शिक्षा का प्रयोजन जो है वो केवल नौकरी के लिए तक ही सीमित है, यानी कि जो कि एक गलत विचारधारा है। व्याख्या नंबर 4 पे आते हैं। इसमें भी देखो रचयिता मैथिली शरण गुप्त रहेंगे और भारत भारती जो है उन्हीं में इन्होंने कहा है एक निबद्ध कविता रईसों के सपूत जो है, इसके अंतर्गत कवि क्या कहते हैं कि उद्योगपतियों के जो पुत्र होते हैं वो उनका जीवन जो होता है बहुत ही भोग विलास में सुख सुविधाओं के बीच में बीतता है, इसका वर्णन करते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि रईसों की संतान गरीबों के समान संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती। जैसे कि गरीब के बच्चे होते हैं वो संघर्ष वाला जीवन बिताते हैं, गरीबी होती है उनके सामने, लेकिन जो रईसों की संतानें होती हैं उनके सामने कोई संघर्ष नहीं होता, कोई गरीबी नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, ना ही उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता रहती है। अतः वे शिक्षा प्राप्ति और रोजगार प्राप्ति के प्रति कभी गंभीर नहीं होते। वो केवल तीतर और बटेर को आपस में लड़वाते हैं, मजे लेते हैं। ठीक है, पतंग उड़ा ली, हार जीत ये सब चलता रहता है। ठीक है, अधिक मेहनत करना वो कभी पसंद नहीं करते, ना वो जानते हैं। उनके पास यदि करने को और कुछ ना हो तो वो दूसरों से झगड़ते रहते हैं, इस तरीके से अपना टाइम व्यतीत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति सदैव जो होता है वो कहीं ना कहीं गलत चीजें लाता है, लोगों के अंदर अहम का भाव लाता है न। ठीक है, उनका दिमाग जो है वो नशे में डूब जाता है अगर ज्यादा पैसा हो जाए तो रईसों के सपूतों की समान स्थिति भी कवि ने वर्णित की है। ठीक है, यही बता रहे हैं कि जो रईसों के जो सपूत होते हैं उनके साथ भी यही होता है, कहीं ना कहीं पैसों का नशा जो है उन पे चढ़ा रहता है। क्या है इसमें, तो ये 2-3 लाइनें आपको सेम चिपकानी है हर जगह।
इसके बाद देखो इसमें क्या बातें चल रही है कि कवि कहते हैं कि सपूतों के शौक जो है वो बुरी आदतों का वर्णन किया है। ज़्यादा जो धन होता है वो कहीं ना कहीं नशा और ये सारी चीज़ें लाना स्वाभाविक कर देता है। इसके बाद बात करते हैं व्याख्या नंबर 5 की। द्विवेदी युग की बात है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें बताया जा रहा है कि कवि ने धनपतियों के राजसी शौक, जो उनके शाही शौक होते हैं, उसका वर्णन किया है। जिस प्रकार राजाओं के समय में आखेट शिकार वगैरह हुआ जाता था, वो गर्व की बात मानी जाती थी, उसी प्रकार से इनके जो सपूत हैं वो भी जंगलों में क्या करते हैं, पशुओं पर उनको मारते हैं, उनको उन पे अपने बल का गलत उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं व्याख्या की। गुप्त जी कहते हैं कि सपूत जब बड़े हो गए तो वो तीतर बटेर लड़वाने के स्थान पर कबूतरों और चिड़ियों को भी मारने में अपनी शान समझने लगते हैं। भले ही वे वन्य पशुओं की हत्या कर कितने भी प्रतिबंध, चाहे जंगली जानवरों की हत्या पे कितने भी प्रतिबंध लगा दो, कितने भी कानून बना दो, लेकिन ये जो सपूत हैं वो बंदूक लेकर घर से निकलते हैं। और इसका अर्थ क्या है कि वन्य पशुओं पर अपने बल का प्रदर्शन करेंगे वो, लेकिन ये समझना कोई नहीं चाहता कि ये प्रदर्शन जो है वो बेचारे ऐसे जानवरों पर करना कितना ज़्यादा बेकार है। सपूतों के लिए केवल शाम के समय घूमने निकलना भर है, परंतु इससे उन जीवों की जिंदगी समाप्त हो जाती है, ये नहीं समझते। यानी कि इस तरह का वर्णन यहाँ पे ये करा जा रहा है। अब इसमें विशेष क्या है, 2-3 लाइन मैंने आपको बताया कि हर जगह सेम आएगी। इसके बाद इसमें क्या है कि यहाँ कवि कहते हैं कि सपूतों के शौक जो है वो बुरी आदतों का वर्णन किया गया है और वन्य प्राणियों पे इनका जो गलत बर्ताव है उसके बारे में बताया गया है। छठी व्याख्या देखो, सेम, ये सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, कि भारत भारती का जो वो खंड है जिसमें रईसों के सपूत है, उससे लिया गया है। किसके द्वारा रचित गया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य को अत्यधिक धन प्राप्ति हो जाती है तो वह भोग विलास में डूब जाता है। यही स्थिति उसकी संतान की भी हो जाती है। तो गुप्त जी कहते हैं कि सपूत जो है वो यौवन को प्राप्त हो गए, यानी जब जवान हो जाते हैं तो उन पे जवानी का नशा चढ़कर बोलने लगता है। यौवन आते ही उनमें फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। यौवन की उम्र का पड़ाव जो है वहाँ पे जीवन की सार्थकता केवल सुरा और सुंदरी में ही दिखाई देता है, यानी केवल नशे में और महिलाओं में, इन्हीं में इनको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इस पर यदि रईस पिता की संतान हो तो ये नशा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा बहुत होता है। सपूतों ने भी अपने पंख सुंदरियों के लोक में फैलाने आरंभ कर दिए। अभी तक तो वो केवल मतलब पशुओं का पे बल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब वो अपने बल का प्रयोग जो है वो सुंदरी को प्राप्ति के लिए भी करने लग जाते हैं। कवि कहते हैं कि सपूतों को गुंडा कहकर संबोधित किया है कवि ने। कहते हैं कि भाव यह है कि वे गुंडे अपराधियों के समान सुंदरी की प्राप्ति के लिए रक्त बहाने में भी बिल्कुल कतराते नहीं है, तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो सपूतों में जो आपराधिक प्रवृत्ति है, क्रिमिनल वाली, इसका वर्णन किया गया है। अत्याधिक जो धन हो जाता है तो मनुष्य क्या हो जाता है, तामसी वृत्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं जब ज्यादा पैसा हो जाएगा नशा करने लगेगा, महिलाओं के पास जाने लगेगा उल्टा सीधा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर जरा भी दिक्कत आए तो वीडियो को 2 बार देखना, और पेपर में जो भी पूछा जाएगा इस वीडियो के अंदर से ही आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 नाम से। यहाँ पे आपको वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो मिल जाया करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।